इसका बाप मतलब उस लड़की के अंदर उसके पिता ही थे। हाँ, क्या कहा? कौन है तू? बाप हूं मैं इसका। सही सुना तूने। चाहे तुम जो भी हो, लेकिन तुम्हें इतना तो पता होगा ना कि किसी एक शरीर में दो आत्माएं वास नहीं कर सकती हैं। ये सृष्टि के नियमों के खिलाफ है। मुझे नियम मत सिखा, मैं सब जानता हूं, पर यह नियम तब किसी काम का नहीं जब सामने वाले ने अपनी इच्छा से हमें प्रवेश करने दिया हो। इस लड़की ने खुद मुझे बुलाया है। खुद से? तू झूठ बोल रहा है। ले तू खुद ही सुन ले। मालती क्या हुआ था, बताओ मुझे। डरो मत मालती, तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से बताओ क्या हुआ। ये क्या बताएगी? मैं बताता हूं। इसने मुझे खुद बुलाया है। कहती है कि बाबा मुझे नहीं रहना यहाँ, तुम्हारी बहुत याद आती है। रो रो कर बुरा हाल कर रखा था इसने अपना। तो आ गया मैं, अब तो इसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। अगर तुम्हें इसकी इतनी ही फिक्र है तो इसे चैन से जीने दो। इसके सामने इसकी पूरी जिंदगी पड़ी है, ऐसे क्यों इसकी लाइफ खराब कर रहे हो तुम? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरा बदन टूट रहा है। मुझसे गलती हो गई। अपनी बेटी का दर्द नहीं सुनाई दे रहा तुम्हें? कैसे बाप हो तुम, बताओ। ये बस कुछ ही पल का दर्द है, बाद में सुख ही सुख। वैसे दर्द में तो तू भी है, देख सकता हूं मैं। यहां बात मेरी नहीं है। अपनों को खोने का दर्द, तकलीफ। उस आत्मा की बातें सुनकर लग रहा जैसे कुछ तो गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? देखो, मैं प्यार से समझा कर कह रहा हूं तुम्हें, कोई फायदा नहीं है। चले जाओ यहां से, छोड़ दो इस बच्ची को। वैसे तू भी बड़ा दिलचस्प है। महसूस कर सकता हूं मैं। अलग है तू, खास है, पर इस खासियत की कीमत भी बड़ी थी। बहुत कुछ चुकाया है तूने। दुख, भारी दुख का समंदर। अपनी बकवास बंद कर। मैं समझ गया, तू वो नहीं जो तू बता रहा है। तू कोई और है। तू भी वो नहीं है जो तू बताता है। तेरे हाथों में भी खून लगा है। खून? अपने माँ बाप का खून। उम्र खा गया तू उनकी। ये सब बकवास है। सच है, तू कारण था अपने माँ बाप की अकाल मृत्यु का। मैं देख सकता हूं मैं। ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और बताऊं? और अंदर झांकू तेरे? बोल। नहीं, ये नहीं कर सकता तू। मैं क्या क्या कर सकता हूं ये तुझे अंदाजा नहीं। मैं भाग जा यहां से, चला जा। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, पर वो जो खुद भी कह रहा था, उसकी बातें सुनकर मेरा मन बेचैन हो चुका था। वो जो भी मेरे साथ करना चाहता था,
मैं इतना तो समझ गया था कि उसमें वो कामयाब हो रहा था, और वही हुआ। मैं निकल गया वहां से। जितनी जल्दी हो सके घर की ओर बढ़ने लगा। मेरे दिमाग में उसकी वो हंसी गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी हंसी ने घर कर लिया था मेरे अंदर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, आखिर इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे। फिर एक दिन क्या हुआ, मैं अपने घर में बैठा था कि मेरे टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, कौन? हेलो प्रोफेसर। प्रोफेसर मैं बोल रही हूँ। अच्छा, आप? देखिए, मुझे माफ करिएगा, मैं उस दिन अचानक से आ गया। मालती कैसी है? अरे नहीं नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। मालती बिल्कुल ठीक है। पता नहीं आपने क्या किया, लेकिन जैसे ही आप मेरे घर से निकले मालती बिल्कुल ठीक हो गई। क्या? ठीक हो गई? पर ऐसे कैसे? इसके बाप ने हमें जीते जीते चैन से रहने नहीं दिया, अब मरने के बाद भी। देखिए, आप रोइए मत, सब ठीक तो हो गया। जी जी प्रोफेसर। बस एक बात थी जो मैं आपसे कहना चाह रहा था। जी कहिए ना। मुझे नहीं लगता कि मालती के अंदर जो कुछ भी था वो उसके पिता की आत्मा थी। मतलब कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि वो कुछ और ही था, कुछ भयानक। हेलो 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 प्रोफेसर। हेलो हेलो प्रोफेसर, आपकी आवाज। हेलो 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 हेलो। अरे ये क्या हो गया? फिर से लगाता हूं। शायद नेटवर्क की दिक्कत हुई होगी। कोई बात नहीं, कुछ देर बाद फिर से कोशिश करूंगा। शायद उन्होंने दोबारा फोन किया। हेलो हेलो, कौन है? कोई बोलता ही नहीं है। अरे ये क्या, अभी तो। हेलो, ये क्या हो रहा है? हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? ये क्या मजाक लगा रखा है? देखो, तुम जो भी हो, ये बकवास कौन है? ये क्या था? ये आवाज तो। कौन है? कौन है? मुझे आभास हो रहा था कि यहाँ कोई और भी है। कौन है यहाँ? एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हो रही है मुझे। अचानक से लग रहा है जैसे मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। कौन है? बताओ कौन है? देखो, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो मुझसे सीधे आके बात कर सकते हो। कौन? मेरे फोन रखने के बाद ही ऐसा लगा जैसे उस कमरे का तापमान बदल गया हो। मेरा घर मुझे अचानक से काफी भारी सा लगने लगा। मैंने पहले भी कई शक्तियों का सामना किया था, पर ये उन सब से अलग था। मुझे मेरे रोंगटे खड़े होते महसूस हो रहे थे। फिर अचानक लगा जैसे कोई आकृति मेरे ठीक पीछे आ गई थी। मैं समझ गया था कि उस जगह जो भी शक्ति थी, मेरे पीछे पलटते ही मेरा सामना उससे होने वाला था। मैंने हिम्मत बांधी और धीरे धीरे पीछे पलटा। क्या था वहां? मिसेस दिशा?
कैसे हो मेरे बच्चे? मुझे लगा कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है, इसलिए आई हूँ तुम्हारे पास। मिसेस दिशा, वो वहां कैसे? मेरा भी कुछ ऐसा ही सवाल था जब मैंने उनको वहां देखा तो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ बच्चे। तुम बहुत परेशान थे ना? पर ये बात आपको कैसे पता चली? हमें सब पता चल जाता है। जिस दुनिया में मैं हूँ वहां इस दुनिया की बातें साफ साफ दिख जाती हैं। मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा, ऐसे आपका यहाँ अचानक से आना। तुम कहते हो तो मैं चली जाऊं वापस? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि मुझे गर्व है तुम पर। तुम काफी समझदार हो गए हो मेरे बच्चे। ये दुनिया सबको एक ना एक दिन समझदार बना ही देती है। वैसे तुम्हारी एक बात सच है। वो कौन सी? मेरे यहाँ आने के पीछे एक मकसद है, एक काम है जो तुम्हें करना है मेरे लिए। कैसा काम? वो मैं तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी, अभी नहीं। ठीक है। सच बताऊं तो मुझे मिसेस दिशा का वहां होना बेहद अजीब सा लग रहा था। लगेगा ही, क्योंकि थी तो वो उनकी आत्मा ही ना। बात वो नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा घर काफी भारी सा हो गया हो। मैं अक्सर डर जाया करता था। रात को गहरी नींद में मुझे अजीब से ख्याल आते। बेचैनी में उठ जाता था मैं। मुझे आत्माओं में फर्क करना आ गया था तब तक, और मुझे समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी वहां। फिर एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था। काफी पुरानी किताबें भर गई हैं यहाँ, इन्हें ठिकाने लगाना होगा। हाँ, ये क्या था? डर गए? ओह, आप हैं। अजीब बात है, जिसे आत्माएं देखने की आदत हो उससे भी डर लगता है। डर किसे नहीं लगता, और मुझे तो ये लगता है कि इंसान के अंदर थोड़ा बहुत डर होना तो जरूरी ही है। बात तो सही है तुम्हारी। आपको तो याद ही होगा, मैंने कई बार ये बात कही है। हाँ, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हारी बातें। वैसे एक बात कहूं, आपका यहाँ आना मुझे खटका तो था, पर अब मैं समझ गया हूं कि ये भी अच्छा ही हुआ। मैं आपको काफी याद कर रहा था। इसलिए तो मैं आई हूँ। आपको याद है कैसे जब मैं छोटा था तो मुझे नींद नहीं आती थी, तो आप मुझे चर्च ले जाया करती थी? बिल्कुल याद है। और कैसे मैं वहां लकड़ी के बेंच पर ही सो जाया करता था। हाँ, और तुम सोते हुए बेहद प्यारे लगते थे। हाँ, वो तो ठीक है, पर आप वो भूल गई क्या? क्या? यही कि हमें तो सेंटर से बाहर ले जाने की इजाजत नहीं थी। क्या? हाँ, और ना ही आप कभी मुझे चर्च ले गई। कौन हो तुम? बताओ। अच्छा, तो ये तुम हो। शक तो मुझे काफी पहले हो ही गया था। तो तू पहचान गया मुझे? कोई बात नहीं, मैं सब जानता हूं तुम्हारे बारे में। तुम जो चाहते हो वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आया। यहाँ हुआ क्या? तो वो मिसेस दिशा नहीं बल्कि वही आत्मा थी जिसने मालती को पकड़ा था, पर उसने ऐसा कैसे किया? दरअसल वो कोई आम भूत या पिशाच नहीं, बल्कि एक पारक्षी था। पारक्षी
पक्षियों का जिक्र हमारे पुराणों में भी है। ये नरक से भागी हुई आत्माएं होती हैं, जो अक्सर हमें पहले तो किसी अपने के रूप में मिलती हैं। हमें लगता है कि हमारा कोई अपना है जो हमसे बातें कर रहा, हमें दिख रहा, पर असल में उस भेस में छुपा पारक्षी हमारे मन और दिमाग में जहर घोलता है, धीरे धीरे मजबूर करता है गलत काम करने के लिए, क्योंकि उसे कुछ चाहिए होता है, और वो है हमारा इंसानी शरीर। वो चाहता है कि चाहे जैसा भी हो, हमारी आत्मा को हमारा शरीर छोड़ दे, ताकि उसे वो शरीर मिल जाए। अरे मुझे आभास तो काफी पहले ही हो गया। जब मैं मालती से मिला तो तूने उस वक्त मेरी यादों में झांक कर मिसेस दिशा को निकाल गया। तभी मैं सोचूं ये बेचैनी क्यों हो रही थी। एक अजीब सा डर रहता था मेरे मन में हमेशा। मिस दिशा कभी मुझे अपनी लगी ही नहीं। डर होगा भी क्यों नहीं। मैं रात भर तेरी छाती पे जो बैठा रहता था, वहां उस कोने से निहारता था तुझे एक टक से। तेरे सोने का इंतजार करता था मैं। बस बहुत हो गया, अब मेरा इंतजार पूरा हुआ। अब मुझे वो मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, तेरा शरीर। इसका मतलब तू उसी वक्त मेरे पीछे लग गया था जब मैं मालती से मिलने गया था। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था जब तूने इतनी आसानी से उसका पीछा छोड़ दिया था। तूने उस बच्ची को भी उसके पिता के रूप में ठगा। वो सोचती रही कि उसके पिता ये सब करवा रहे उससे, जबकि असल में तो बहुत समझदार है ना तू ये भी समझ गया होगा कि मुझे तेरा ही शरीर क्यों चाहिए। मुझे पता है तेरी शक्तियों के बारे में, तेरे श्राप के बारे में, और मैं ये भी जानता हूँ कि श्राप तुझे लगा क्यों है। तो बता फिर, क्यों लगा है मुझे ये श्राप? ये सजा है अपने माँ बाप को बेमौत मारने की, उन्हें अपने हिस्से की मौत देने की। मैंने पहले भी कहा है, अब भी कह रहा हूँ, मेरी वजह से नहीं मरे मेरे माता पिता, वो एक हादसा था। ऐसा बस तुझे लगता है। फिर क्या हुआ? मैंने सिर से पैर तक की मेहनत लगाई उस पारक्षी से अपना पीछा छुड़वाने के लिए। काम आसान तो नहीं था, पर हाँ, धीरे धीरे मैं जीत गया, या शायद मुझे बस ऐसा लगा था कि मैं जीता हूं। एक डर हमेशा बना रहा कि कभी न कभी वो लौट कर आएगा, मुझे मेरा भयानक अतीत एक बार फिर याद दिलाने, आईने की तरह मेरे बीते हुए कल को मेरे सामने रख देने के लिए। मैं समझ रहा हूं आपकी बात, पर मैं दोबारा जानना चाहता हूं कि ये बात आप मुझे क्यों बता रहे हैं? नरेश, इस दुनिया में कुछ भी बिना मतलब के नहीं होता। ये कहानियां भी जो मैं तुम्हें सुना रहा हूं, इनके पीछे एक गहरा मतलब है, जो समय आने पर तुम्हें पता चलेगा। और आपके हिसाब से वो समय कब आएगा? उस पारक्षी की कुछ बातों ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं सोच रहा था कि क्या सच में मेरे माता पिता मेरे हिस्से की मौत मरे? क्या ऐसा संभव है कि कोई इंसान आपकी जगह मर जाए और आपकी उम्र बढ़ जाए? तो क्या मिला आपको? मुझे पता चला कि हाँ, ऐसा होता है, और यही वो कड़ी है जो हम दोनों को जोड़ती है। कैसे? मैं समझा नहीं। वो दूसरा सवाल है। फिलहाल मैं तुम्हारे पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। हाँ, मैं तुम्हारे पिता को जानता था। ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्या उनका भी कुछ लेना देना इन सब से? बताइए मुझे। तुम्हें एक वक्त पर एक ही जवाब मिलेगा नरेश। ये एक सफर है जिसके आखिर में तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, पर अभी हम आखिर तक पहुंचे नहीं हैं। तो बस तुम सफर पर मेरे साथ बने रहो, और मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों तक पहुंचाने का वादा करता हूं।
गांठ बांध लो। मुझे बस सच सुनना है। सिर्फ सच जैसा कुछ नहीं होता इस दुनिया में। बस सच के पहलू होते हैं। सबको अपने मतलब की चीज ही सच लगती है। जैसे तुम्हें सिर्फ उस डायरी के आखिरी पन्ने के सच से ही मतलब है। तुमने ठीक से देखा है इसे? पकड़ो, पलटो इसके पन्नों को। इस पर तो काफी सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, पर इन सब का क्या मतलब है? इस डायरी पर जिसका भी नाम लिखा है वो सभी लोग मेरी जिंदगी में किसी न किसी पल पर बहुत अजीज रहे हैं। कुछ के मेरे ऊपर एहसान है और कुछ लोगों पर मैंने एहसान किया है। तो मेरे पिता, उनको आप कैसे जानते थे? उनका कौन सा एहसान था आप पर, या फिर आपने कोई एहसान किया था उन पर? दोनों। तुम्हारे पिता से मेरा जो रिश्ता था वो इन सबसे खास था। आखिर ऐसा क्या किया है मेरे पिता ने आपके लिए? बताइए मुझे। मैंने तुमसे कहा ना, वो जानने के लिए तुम्हें मेरी सारी कहानियों को सुनना और समझना होगा। इन सब का कनेक्शन है नरेश, तुमसे, मुझसे और तुम्हारे पिता से भी। पर कब तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? कुछ वक्त और सब्र रखो। मेरे सब्र का बांध टूट रहा है प्रोफेसर। यकीन मानो नरेश, मुझे ज्यादा जल्दी है तुम्हें सच तक ले जाने की, पर हर चीज को करने की एक प्रक्रिया होती है। कुछ नियम होते हैं और इनका पालन करना जरूरी है। एक तो आप ये पहेलियां बुझाना बंद कीजिए, मैं तंग आ चुका हूँ। पहेलियां नहीं बुझा रहा हूँ, मैं तुम्हें अगली कहानी की ओर ले जा रहा हूँ। हम हमेशा सोचते हैं कि जब भी किसी बाहरी दुनिया की शक्ति और इंसान का सामना होता है तो इस लड़ाई में मासूम हमेशा इंसान ही होता है, जबकि हर बार ऐसा नहीं होता है। मतलब? समझाता हूं। मेरा काम मुझे पैसे तो नहीं पर नाम जरूर दिला रहा था। लोग मुझे जानने लगे थे, मेरे काम को जानने लगे थे। मुझे अक्सर लोगों के फोन्स आते जिनमें लोग अपनी दिक्कतें साझा करते हैं। ज्यादातर मामलों में वो कोई भूत या प्रेत नहीं बल्कि वहम ही होता था, पर कभी कभी चीजें थोड़ी अलग हो जाती थी। एक बार मुझे एक ऐसा ही फोन आया। हेलो, प्रोफेसर रामाचारी स्पीकिंग। हेलो जी, मैंने सुना है आप भूत प्रेत। जी कहिए। देखिए, मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, पर मैं नवविहार सोसाइटी में रहता हूँ। हमारे सोसाइटी के लोग बड़े परेशान हैं। यहाँ कुछ तो अजीब हो रहा है। अजीब से आपका क्या मतलब है? ऐसी चीजें हो रही हैं जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। चीखने चिल्लाने की आवाजें रात भर पूरी सोसाइटी में गूंजती हैं। बहुत लोगों ने अजीब से लोग और चीजें देखने का दावा किया है, किसी को टेरेस पर तो किसी को पार्क में। हम डर के मारे अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं। एक अजीब सी मनहूसियत फैली हुई है हर जगह। देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, पर आप जानते हैं ना, मैं कोई ओझा तांत्रिक नहीं हूँ। मेरा तरीका अलग है। मैं आपके बारे में सब जानता हूँ। यकीन मानिए, हम हर जगह से हार चुके हैं। अब और डर के नहीं रह सकते हम यहाँ, और ना ही इस जगह को छोड़कर जा सकते हैं। अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। रोजी नगर, नवविहार कॉलोनी, सेक्टर 3। ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। सर, एक जरूरी बात। हाँ कहिए। अब हम लोगों को शक है कि ये सब किसी के कारण हो रहा है। अच्छा, तो कौन है वो? अब हमारी सोसाइटी के हाउस नंबर 16 में एक औरत रहती है, अकेली। हमें लगता है कि इस फसाद की जड़ वही है। उसी ने कुछ उल्टा सीधा किया है। ये आवाजें ज्यादातर उसी के घर से आती हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, खुदा न खास्ता उसने इन्हें कुछ। सर आप प्लीज कुछ कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया। मैं आपको काम पूरा होने के बाद कहूंगा। आपसे बहुत उम्मीदें हैं हमें। जरूर। वैसे आपको ये मेरा नंबर कहाँ से? बस इतना कहकर उस आदमी ने फोन रख दिया। उस फोन के बाद से मेरे दिमाग में
उसकी कही हुई बातें घूमने लगी। मुझे लगा कि कोई मजाक भी कर सकता है, पर फिर भी मैं इस बात को वेरीफाई करने के लिए खुद उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच गया और वहां कदम रखते ही मुझे ये एहसास हो गया कि फोन चाहे जिसने भी किया था, पर वो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोल रहा था। ये बात आपको वहां पहुंचते ही कैसे पता चल गई? There was something very wrong about that place. काफी नेगेटिविटी थी उस जगह। ऐसा लग रहा था जैसे मातम पसरा हुआ हो। सुनसान सड़कें और अजीब सा सन्नाटा। दिन के उजाले में भी ऐसा लग रहा था जैसे ना जाने कितना ज्यादा वक्त हो गया हो कि कोई बाहर निकल ही नहीं रहा था। मैं अभी वहां घूम ही रहा था कि मेरी नजर पड़ी हाउस नंबर 16 पर। मैंने अपने कदम उस घर की तरफ बढ़ाए। ये लॉन तो पूरा गंदा हो रखा है। ऐसा लग रहा है जैसे महीनों हो गए हों किसी ने यहाँ की घास नहीं काटी हो। ये देखो, पूरा गार्डन गंदा है, बस ये कुछ फूल। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें अभी अभी जमीन में डाला गया हो। पर जो भी हो, इस बरामदे के अंदर आते ही मुझे घुटन सी हो रही है। कुछ तो गलत है यहाँ, बहुत ज्यादा गलत। लगता है जैसे ये भी खराब हो रखी है। कोई है? कौन है? हेलो, मेरा नाम राम है। माफ कीजिएगा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। दरअसल मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, पर लगता है वो इस समय घर पर नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरे पास सेल फोन नहीं है। मेरे घर का फोन खराब है, मैं कोई मदद नहीं कर सकती। एक मिनट, कोई बात नहीं। फोन ना सही, कम से कम एक गिलास पानी तो पिला दीजिए। अजीब जिद्दी आदमी हो, मैंने कहा न जाओ यहाँ से। देखिए, पानी पिलाना तो नेकी का काम होता है ना। मुझे कोई नेकी वेकी नहीं करनी है। जिसके मेहमान हो वही समझे। मैंने कोई ठेका नहीं ले रखा है किसी का। देखिए, आपको घबराहट हो रही है तो मैं चला जाता हूँ, पर सच में मेरा इरादा सिर्फ पानी पीने का है। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ठहरो, यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। जी। अब या तो ये मुझे पानी पिला देगी या फिर डंडे से मारकर भगा देगी। अंदर इतना अंधेरा क्यों है? और ये अजीब सी स्मेल कैसी है? काफी हार्ड स्मेल है। ये औरत कुछ तो उल्टी खिचड़ी पका रही है अपने घर में। मुझे अंदर जाने का कोई तरीका निकालना होगा, ऐसे काम नहीं बनेगा। तजुर्बा इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, और अपने तजुर्बे से मैं इतना तो कह सकता था कि वो औरत कुछ तो छुपा रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव, आंखों की कंपन, वो बस चाह रही थी कि मैं जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाऊं। और मेरा इरादा तो कुछ और ही था। मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो औरत दोबारा बाहर आई। बेटा तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते? अरे, इसे क्या हो गया? अभी तो मुझे भगा रही थी, लेकिन अब? क्या सोच रहे हो? अंदर आ जाओ, थोड़ा पानी पी लो, आराम कर लो। आओ आओ, अंदर आओ। आप? जी। माफ करना, घर जरा गंदा है। मेरी बेटी साफ सफाई करती है, आजकल थोड़ा बाहर चली गई है, तो ये सब। तुम आओ ना, बैठो बैठो, मैं पानी लेकर के आती हूँ। जी जी। ये सब क्या हो रहा है? अभी तो ये आग उगल रही थी, और अभी पता नहीं क्या चल रहा है इस औरत के दिमाग में। तुम समझ नहीं रहे हो नरेश। मेरे मन में ऐसे तो कई सवाल थे, पर मैंने उनमें से एक भी नहीं निकाला और उस औरत के पीछे पीछे घर के अंदर चला गया।
मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो कि अभी मैं मना कर रही थी और अभी तुम्हें अंदर ले आई। जी। अब क्या बताऊं, आजकल किसी पर भरोसा करने का दिल ही नहीं होता, तो बस इसलिए थोड़ा सख्त रहना पड़ता है। और मैं समझ गई थी कि तुम उन जैसे नहीं हो। पता नहीं क्यों आजकल लोग अपने काम से काम क्यों नहीं रख पाते। खैर कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं पानी लेकर के आती हूँ। थैंक यू। उस घर में मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था और एक भयंकर बदबू थी जो पता नहीं किस चीज की थी। उस बूढ़ी औरत पर मेरा शक हर बीतते वक्त के साथ गहरा होता जा रहा था। मुझे एक कमरा दिखा जहां से शायद वो बदबू आ रही थी। मैंने एक बार किचन की ओर झांक कर देखा जहां से वो पानी लाने गई थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया तो मैं अपनी जगह से उठकर उस कमरे की ओर चल पड़ा। मैंने धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोला। मुझे याद है मैंने घुसते ही एक कोल नजर डाली थी उस कमरे पर। वो कमरा बिल्कुल खाली था। एक बिस्तर, एक अलमारी और दीवार पर टंगी कुछ तस्वीरें। मैं उन तस्वीरों को देखने लगा। वो शायद उस औरत के परिवार वालों की तस्वीरें थी। मैं उन्हें देखने में व्यस्त था कि तभी अपनी जान बचाओ। तुम कौन हो? वो मैं बता दूंगी, पर अभी बस जो मैंने बोला उसका ध्यान रखना। एक मिनट, तुम्हारा चेहरा कहीं देखा देखा सा लग रहा है। ओ हाँ, ये तुम्हारी ही तस्वीर है ना? उसे तुम पर शक है, वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगी। क्या कह रही हो तुम? किसकी बात कर रही हो? हम जल्द ही मिलेंगे, बस चौकन्ने रहना। देखो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम कहना क्या? ये तुम कहाँ अंदर घुसे चले आए? मैं 2 मिनट अंदर क्या गई, तुम तो मेरे घर की तलाशी लेने लगे। अरे नहीं, वो तुम्हें इससे... अरे वो कहाँ गई? तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ अभी एक लड़की थी। मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं रहता है यहाँ। एक मिनट, ये इस तस्वीर में कौन है? ये तो मेरी बेटी है। आपने कहा था आपकी बेटी कहीं बाहर गई है। हाँ तो वो बाहर गई है तभी तो नहीं है यहाँ। देखो तुम मेरा दिमाग मत खराब करो, निकलो यहाँ से, निकलो। आप पानी तो पिला दीजिए। बाहर चल के पियो, इस कमरे में नहीं। चलो। माफ कीजिएगा। ये लो पानी पियो। शुक्रिया। लगता है फिर कोई ताका झाकी कर रहा है मेरे आंगन में। अभी बताती हूँ, तुम यहीं रुको। समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है इस घर में। वो मेरी माँ है। तुम देखो, मैं तुम्हारी असलियत जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कोई इंसान नहीं हो। मुझे पता है, इसलिए तो मैंने आपको यहाँ बुलाया है। मेरा नाम शैली है, या यूं कहूँ कि मेरा नाम शैली था। तुमने बुलाया है मुझे, पर मुझे तो वो कॉल मैंने ही किया था। पर यहाँ चल क्या रहा है? वो औरत और कोई नहीं बल्कि मेरी माँ है। मेरी मौत हुए 1 महीना हो गया है और उसने मुझे बंदी बनाकर रखा है। मुझे आजादी दिलवाइए, रिहा करवाइए मुझे। मैंने सुना है आप मदद करते हो हमारी, मेरी भी मदद कीजिए। वहाँ उस कमरे में मेरी लाश है। उस कमरे में? इस अलमारी के अंदर। ये तो लॉक्ड है। थोड़ी जोर से पीछे की तरफ धकेलिए तो वो खुल जाएगा।
तो काफी खराब है। मुझे मुझे पुलिस को फोन करना चाहिए। ये औरत, इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझे मालूम था तू जरूर कोई गड़बड़ करेगा। हाँ, तुम पागल हो। अपनी बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? मैंने तुझे लगता है मैंने मारा है उसे? मैंने कुछ नहीं किया। मेरी तो जान थी वो, मेरी लाडली, मेरी फूल सी बच्ची। तो फिर ये सब हुआ कैसे? मैं और मेरी बेटी यहाँ अकेले रहते थे इस छोटे से घर में। पति के जाने के बाद एक वही तो थी मेरे जीने की वजह, मेरा सहारा। पर एक मनहूस दिन वो सीढ़ियों से फिसल गई और सीधे सर के बल गिरी। मेरी बच्ची के शरीर से इतना खून बहा कि वो वही उसी वक्त मर गई वो। तो तुमने ये लाश अभी तक अपने पास क्यों रखी है? कैसे जाने तू अपनी फूल सी बच्ची को मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी। यही अपने पास रखूंगी हमेशा के लिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। तुम अपनी बेटी को खो चुकी हो और ये सच कोई नहीं बदल सकता। तुम्हारे इस पागलपन की वजह से उसे दूसरी दुनिया में भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। तुम अगर सच में उसकी भलाई चाहती हो तो उसे जाने दो, उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर दो ताकि उसे मोक्ष मिल जाए। चुप कर, तू मेरी बेटी को मुझसे छीनना चाहता है? नहीं छीनने दूंगी। अब तू भी ऐसे ही अलमारी में बंद हो जाएगा। मेरी बेटी को छीनना चाहता है ना? हाँ? ये चाकू, इसे दूर करो। देखो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी बेटी की आत्मा भटक रही है, वो इंसाफ मांग रही है, उसका दर्द समझो। नहीं छोड़ूंगी तुझे, मार दूंगी। तुम मेरी बात सुनो। तुम अपने आपे में नहीं हो, होश में आओ। मेरी बच्ची के पास जाकर के कहना कि इसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है। नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। ये क्या है? ये कैसी आवाज है? पुलिस। एक मिनट, पर पुलिस से तो आपकी बात हुई नहीं थी, फिर वो लोग वहां पहुंचे कैसे? दरअसल मेरे हाथ में मेरा फोन था जिस पर मैं पुलिस का नंबर डायल कर चुका था। पुलिस हमारी सारी बातें सुन रही थी। बातें सुनकर उन्हें यह अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। फिर वो लोग मेरे कॉल का लोकेशन ट्रेस करके वहां तक पहुंच गए और मैं बाल बच गया। अजीब कहानी थी। और अभी मैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर तो पहुंचा ही नहीं हूं नरेश। और वो क्या? पुलिस ने उस औरत को तो अरेस्ट किया ही, पर पूछताछ के लिए वो लोग मुझे भी अपने साथ ले गए। और जिस इंस्पेक्टर ने मुझे अरेस्ट किया उसका नाम था, क्या था उनका नाम? इंस्पेक्टर धीरेंद्र महाजन। पापा? तो आप ऐसे मिले थे मेरे पिता से और उन्होंने कभी कुछ ऐसा जिक्र नहीं किया आपका? मतलब कभी कुछ नहीं? और अगर आप मेरे पिता को इतनी अच्छी तरह ही जानते थे तो फिर ऐसा क्यों? इंस्पेक्टर धीरेंद्र महाजन से उस रोज हुई मेरी मुलाकात पहली और आखिरी थी। आप उनसे एक ही बार मिले? नरेश, मैं जानता हूं तुम्हारे और तुम्हारे पिताजी की कुछ खास नहीं बनती थी। उन्होंने मुझसे जिक्र किया था इस बात का, पर वो काफी मानते थे तुम्हें। और क्या जानते हैं आप? उठा लो, जरूरी हो सकता है। बाद में,
पहले बताइए मुझे आगे क्या हुआ। मैं भी यही हूं और तुम भी। उठा लो, कहानी उसके बाद भी जारी रहेगी। उठा लो नरेश। ये तो तुम्हारे बॉस का फोन है, बात करो। हाँ हेलो नरेश, कहाँ हो तुम? सब ठीक तो है? हाँ सर, सब ठीक है। अभी मैं रामाचारी जी के घर पर ही हूँ। ओ, मुझे बस थोड़ी चिंता हो रही थी। चिंता किस बात की? आप ही ने तो मुझे भेजा यहाँ पे। यार नरेश, ये बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी तुम्हें। क्या? हम काफी दिनों से प्रोफेसर का इंटरव्यू लेना चाह रहे थे, पर कुछ हो नहीं पा रहा था। फिर एक दिन सामने से उनका कॉल आया और वो खुद मान गए इंटरव्यू के लिए। बस उनकी एक शर्त थी। कैसी शर्त? उनकी शर्त थी कि वो सिर्फ तुम्हें ही इंटरव्यू देंगे। उन्होंने स्पेसिफिकली ये बात कही कि उन्हें सिर्फ नरेश महाजन ही चाहिए। ये बात मुझे भी थोड़ी अजीब लगी, पर मैंने सोचा कि जब काम बन रहा है तो बनने देते हैं। सर, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? देखो, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। फिलहाल मुझे कुछ और हिसाब है जो चुकता करने हैं। देखो नरेश, अपना ख्याल रख। क्या हुआ नरेश? तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा है कि उलझनें बढ़ गई हैं तुम्हारी। अब और कहानियां नहीं, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे। क्यों? चलो, ये तो अच्छा हुआ कि अब तुम्हें ये समझ आ गया कि हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, जैसे तुम्हारे पिता और मेरा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, एक मतलब छुपा होता है। झूठे झूठे हैं आप ढोंग करते हैं अच्छे होने का। असल बात तो यह है कि आप एक मतलबी इंसान हैं जो दूसरों की जिंदगियों से खेल रहे हैं अपने मतलब के लिए। मतलबी कौन नहीं नरेश, पर तुम्हें ये समझना होगा, हम दोनों का मतलब एक ही है। हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपकी। यही बात तुमने अपने पिताजी से भी कही थी। तुम्हें तो उनकी भी जरूरत महसूस नहीं होती थी। हाँ, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया हमारे लिए। पुलिस की नौकरी काफी नहीं थी हमारा घर चलाने के लिए, मेरी बीमार मां के खर्चे उठाने के लिए। तुम्हारे पिता कम से कम एक ईमानदार इंसान थे, पूजा पाठ करते थे, धार्मिक और सीधे साधे व्यक्ति थे। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। वो सब थे, पर ना तो एक अच्छे पिता और ना ही एक अच्छे पति। उन्होंने ना जीते जी हमें कुछ दिया और ना जाने के बाद हमारे लिए कुछ छोड़ के गए। यहां तुम गलत हो नरेश। मैं मिला था उनसे, मैं जानता हूं वो कितना सोचते थे तुम्हारे और तुम्हारी मां के बारे में। तुम्हें याद है उनकी मौत कैसी हुई थी? पूरी तरह तो नहीं, बस एक दिन खबर आई कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। टक्कर इतनी तेज हुई थी कि वहीं पर। तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। जितना उनके डिपार्टमेंट ने बताया, जितना हमने अपनी आंखों से देखा, उतना सच काफी था। आप कुछ बोलेंगे भी या मुझे घूरते रहेंगे बस? सोच रहा हूँ तुम्हारी कहानी तो अच्छी है, पर इस पर विश्वास कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। आपके विश्वास करने ना करने से कुछ नहीं बदलेगा इंस्पेक्टर जी। धीरेन्द्र महाजन जी, तो आपकी जो मर्जी। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं बेकसूर हूँ। मैं वहां बस मदद करने गया था। एक आत्मा की मदद? जी। ये बात मुझसे तो कह रहे हो, और किसी से मत कहना, वरना बेकार में पागल खाने में डाल देंगे और नारकोटिक्स वाले भी पीछे लग सकते हैं। जानता हूँ, यकीन करने लायक बात भी नहीं है। वैसे पता नहीं क्यों, पर सच कहूं तो आप पर एक अजीब सा विश्वास आ रहा है प्रोफेसर। आपको देखने से लगता है आप एक नेक इंसान हैं। तो इस नेक इंसान को रिहा कर दीजिए बस। वो तो आप हो ही जाएंगे, बस फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी बहुत पूछताछ करेंगे हम, उसके बाद आप जा सकते हैं। शुक्रिया। तो चलिए एक बार शुरुआत से बताइए कैसे हुआ सब, और हाँ, ये आप जो भी कहेंगे वो सब ऑन रिकॉर्ड होगा। ठीक है इंस्पेक्टर। मैंने तुम्हारे पिता को सारी बातें बता दी। उन्होंने सब सुना और अपने हिसाब से एक स्टेटमेंट तैयार कर दी। स्टेटमेंट को एक बार पढ़कर मैंने उसे उनके हवाले कर दिया। मुझे जाने की इजाजत मिल गई। मैंने सोचा कि बस हमारी मुलाकात यहीं खत्म हो जाएगी, और कुदरत कुछ और चाहती थी। रात काफी हो चुकी थी।
मैं पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा था। तेज बारिश ऐसे बरस रही थी जैसे पूरा शहर डुबाना चाहती हो। मैं वहां भीगता हुआ खड़ा ही था कि मेरी तरफ एक गाड़ी आती हुई दिखी मुझे। प्रोफेसर साहब, इस वक्त कोई सवारी मिलने से रही। आइए, मैं आपको आगे तक छोड़ दूं। अरे नहीं, आप क्यों खामखा तकलीफ लेंगे? अरे कोई बात नहीं, आइए आइए, मैं भी उस तरफ जा रहा हूँ। आ जाइए आ जाइए। जी शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब। प्रोफेसर, मुझे कुछ जानना है। मैं तुम्हारा सवाल जानता हूं नरेश, फिर भी पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आप अभी जो मुझे बता रहे हैं, क्या ये उसी दिन की बात है जिस दिन मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था? क्या आप उनके साथ थे? हाँ नरेश, अगर मैं बस साथ भी होता तो कोई बात नहीं थी, पर एक बोझ जो मैंने पूरी जिंदगी उठाया है वो ये है कि कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार खुद को मानता हूं। क्या? कैसे? और इतना ही नहीं, तुम कहते हो ना कि मैं खुदगर्ज हूं, अपने बारे में सोचता हूं। हाँ, ठीक कहते हो तुम। मैंने तुम्हारे पिता से उनके आखिरी वक्त में एक सौदा किया था जिसका अफसोस मुझे जीवन भर रहा। और सच कहूं तो आज तुम यहां मेरे सामने उसी सौदे की वजह से बैठे हो। क्या? कैसा सौदा? बताइए प्रोफेसर, कैसा सौदा? मैं अगर उस दिन को मिटा सकता तो मिटा देता। सुनसान रास्ते पर हमारी गाड़ी चलती जा रही थी। दोनों ओर घना जंगल था और सड़क उतनी ही दिख पा रही थी जहां तक जीप की लाइट्स जा रही थी। मैं समझ सकता हूँ। जी, कुछ कहा आपने? नहीं, आप बड़े शांत बैठे हैं। मैं समझ सकता हूँ आप जो चीजें देख कर आ रहे हैं वो किसी भी इंसान के लिए काफी ज्यादा है। नहीं, वो बात नहीं है, ये तो मेरा रोज का है, आदत है मुझे। आप कहिए। वैसे मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी कहिए। आपको सच में ऐसी चीजें दिखती हैं? देखिए, बुरा मत मानिएगा, बस मेरे मन में ये बात आई तो मैंने। नहीं, इसमें बुरा मानने जैसा क्या है? मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। किसी भी इंसान के अंदर ये जिज्ञासा जरूर जगती है। वेल, इसको आंसर करने के लिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जी? आपको क्या लगता है, मतलब आपने मेरा स्टेटमेंट लिखा है तो क्या आपने वो सब झूठ समझ के लिखा है? वही तो बात है, मुझे आप में कुछ ज्यादा ही सच्चाई लगती है। और कहीं ना कहीं उस सच्चाई का डर है मुझे, क्योंकि अगर आप सच कह रहे हैं तो इसका मतलब ऐसी चीजें दुनिया में सचमुच हैं। बिल्कुल है। आपके परिवार वाले इस बारे में क्या कहते हैं? वो इन सब चीजों को मानते हैं? दरअसल मेरे परिवार में कोई है ही नहीं। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। ओह, माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारा तो 3 लोगों का परिवार है। मैं, मेरी बीवी और मेरा 5 साल का बेटा नरेश। ये उनकी तस्वीर है। प्यारा है। ये क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? नहीं, शायद मेरा वहम होगा। क्या बात हो गई? दरअसल अभी जो पीछे बोर्ड गया है, मुझे लगता है वो हमने पहले भी क्रॉस किया है। क्या? हाँ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है वो जगह हम पार कर चुके हैं। आप श्योर हो? शायद, पता नहीं, हो सकता है मेरा वहम होगा। आप बुरा ना माने तो एक और सवाल पूछना चाहता हूँ। वो एक्चुअली पुलिस वाला हूं ना, तो थोड़ा आदत से लाचार। समझ सकता हूँ, पूछिए। मैंने आपका थोड़ा बैकग्राउंड चेक करा था। आप मेंटल असाइलम में रहे हैं? जी, जैसी बातें मैं करता हूँ, आपको नहीं लगता कि कोई भी मुझे मेंटल असाइलम में डाल देगा? हाँ, थोड़े वक्त के लिए रहा हूं मैं।
ये तो वही बोर्ड है। ये जगह हम पहले पार कर चुके हैं। एक बार नहीं, हम लोग यहाँ से 3 बार गुजर चुके हैं, मुझे पक्का पता है। पर ऐसा कैसे? मैंने तो कोई टर्न भी नहीं लिया, सीधा सीधा चला आ रहा हूँ। फिर ये कैसे? मुझे लगता है यहाँ रुकना सही नहीं है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। पर आगे बढ़ ही तो रहे थे, बार बार एक ही जगह पर आ जा रहे हैं। मेरी बात मानिए, अभी निकलते हैं यहाँ से। ठीक है। ये क्या हो रहा है? ये सब? इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ ये सब आपके लिए अजीब होगा, लेकिन जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझना होगा। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? अभी कुछ दिन पहले मैं एक केस पर काम कर रहा था और उस वजह से मेरा संपर्क एक ऐसी बुरी शक्ति से हुआ था जो कि शायद मेरी सोच से काफी ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे लगा था कि मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया है, लेकिन अभी जब हम रुके थे तो एक मिनट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। केस, बुरी शक्ति? एक मिनट, तो आप कह रहे हैं कि वो शैतान जो मालती को परेशान कर रहा था, वो जो मिसेस दिया बनकर आपके पास आया था, आप उस बुरी शक्ति की बात कर रहे थे? मुझे एक अंदाजा हो गया था, मैं समझ चुका था कि मैं जिससे आंधी का झोंका समझ रहा था वो असल में एक तूफान है, और वो तूफान मेरी जिंदगी से गया नहीं था। जब मैं उस मोड़ पर गाड़ी से उतरा था तो मुझे एक भनक लग चुकी थी। मुझे उसके होने का एक एहसास हो चुका था, और जो हमारे साथ हो रहा था वो दरअसल एक भ्रम था, एक भ्रम जिसने हमें उस शैतान से बांध दिया था। हमें लग रहा था कि हम आगे बढ़ रहे थे, पर ऐसा हो नहीं रहा था। ये देखिए, हम दोबारा वहीं आ गए। वही बोर्ड है हमारे सामने। ये हो क्या रहा है? हम वापस उसी जगह आ चुके थे। हम चौथी बार उस बोर्ड के सामने खड़े थे। मीलों तक कोई इंसान नहीं दिख रहा था। एक सुनसान लंबा रास्ता और दोनों तरफ जंगल। तुम्हारे पिता की जगह शायद कोई और इंसान होता तो उस वक्त तक अपना मानसिक संतुलन खो चुका होता, पर वो ऐसे नहीं थे। उनमें उस वक्त तक काफी हिम्मत थी। इंस्पेक्टर, आप गाड़ी में ही रहिए, मैं देखता हूं। आप कहां उतर रहे हैं? ये जो भी है सब मेरी वजह से है। मुझे इसकी जड़ का पता लगाना होगा। आप अकेले मत जाइए, खतरा हो सकता है। मैं आपके साथ चलूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। हम एक भ्रम में फंस चुके हैं। भ्रम? एक जाल, और इससे निकलने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। मैं जैसा कहूं आपको बिल्कुल वैसा करना होगा। सबसे पहले हिम्मत रखिए, हमारा डर ही उसका हथियार बनेगा। वो इसी डर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। कौन इस्तेमाल करेगा? आप किसकी बात कर रहे हैं? वो शैतान, वो यही कहीं है। मैं उसकी आहट महसूस कर सकता हूं। इस भ्रम को बनाने वाला वही है। शैतान? आप यहीं बैठिए, मैं अभी। वो देखिए, सामने से कोई आ रहा है। ये तो कोई औरत लग रही है। कहीं ये भी हमारी तरह इस भ्रम में तो नहीं फंस गई है? सुनिए, आप ठीक तो हैं? इंस्पेक्टर, शांत हो जाइए। हमें ऐसे किसी भी अनजान चीज को। अरे वो देखिए, वो तो हमारी तरफ आ रही है। मैंने एक नजर डाली तो देखा कि सच में वो औरत हमारी तरफ ही चली आ रही थी। उस वक्त तक मैं समझ गया था कि यहाँ जो कुछ भी दिख रहा है वो सच नहीं है, पर खतरनाक है। वो खेल रहा था हमारे साथ। मैं ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि तुम्हारे पिता जीप से उतर चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में हो। वो अपने होशो हवास में नहीं थे। इंस्पेक्टर, कहाँ जा रहे हैं आप? वापस आइए। हमें मदद करनी होगी, उसकी मदद करनी होगी। नहीं इंस्पेक्टर, यहाँ वापस आइए। इंस्पेक्टर!